आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होने जा रहा है। 70,000 से ज़्यादा पोस्टों को रेफ़र किया गया है SSRB को, और सरकार का ये कहना है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस सारी रिक्रूटमेंट को किया जाएगा। SSRB बाकी तमाम, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो ही इंडेंट हमारे पास आएगा, जो हमें तैयारियाँ करनी शुरू कर देंगे, तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ जम्मू में टोल प्लाज़ा को लेकर जो खिल्ली भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई जा रही है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्लास 4 रिक्रूटमेंट रूल्स SRO 200 2014 में आया, और जम्मू कश्मीर को अगर SRO जम्मू कश्मीर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपसे समझना चाहूँगा, ये नया SRO लाया गया है, इस नए SRO पर सबसे पहला आपका अपना मत क्या है? देखिए, SRO 202 जब लाया गया तो फिलहाल जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स नया जो मैं दोनों चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि SRO 202 जो है वो नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर भी अप्लाई करेगा। SRO 202 जब लाया गया तो तब सोच गवर्नमेंट की ये थी कि ज़्यादा नौकरियां क्रिएट की जाएं और पे ग्रेड को प्रोटेक्ट करते हुए जो अलाउंसेस और इंसेंटिव्स होते हैं उनको कम किया जाए, ताकि नौकरियां ज़्यादा, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो उतने ही थे। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है ये उस हिसाब से की गई थी, और जब रिक्रूटमेंट की गई तो जो एप्लीकेंट्स थे उनको पता था ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ये थी कि इसमें आपको जो है वो पे ग्रेड तो मिलेगा, लेकिन इसमें अलाउंसेस और बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। तो नौकरियां तो लग गई लोगों की। अब नौकरियां लगने के बाद उनको लगता है कि हमारे को पे ग्रेड जो है वो वैसा ही मिलना चाहिए जो SRO 202 के तहत जो नहीं लगे हैं, जो अदर रिक्रूटमेंट, नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लगे हैं। और हालांकि अगर लीगली बात करें तो उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गलती नहीं थी, और इसीलिए शायद वो जो नई रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर भी 202 को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने नौकरियों को बढ़ाना है इस जम्मू कश्मीर रियासत में, नौकरियों की तादाद को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि जो आपका अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जा सके। तो उसको बढ़ाने के लिए, नौकरियां बढ़ाने के लिए उतने ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे लगानी पड़ती हैं। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो तब बढ़ गई, उनको लगा कि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गई और बाकी सब एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको वही बेनिफिट मिले जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के केसेस में तो 202 नहीं है, तो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन ये जेन्युइन बढ़ गई कि 202 जो है उसका, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन जब लगी तो ठीक थी, रिक्रूटमेंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने भी ये साथ जानते पूछते हुए अप्लाई किया था, सोचते हुए अप्लाई किया था कि हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि अभी यूनियन टेरिटरी बन गई है तो इसलिए हमारे को भी जो है वो एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से। कोई लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो कोई ज़्यादा उस पर मुझे लगता नहीं कि वो गलत भी है, वो ठीक है, जस्टिफाइड है, जेन्युइन है, हो सकती है उनकी डिमांड। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो नई शुरू हुई, इसमें दो चीज़ें हैं कि 202 के प्रिंसिपल इस पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि नौकरियां, अगर आप 70,000 के करीब नौकरियां निकालना चाहते हैं और अगर आप 202 को अप्लाई नहीं करो तो वही 70,000 जो है वो कोई 35,000 या 40,000 के ऊपर जो है आके रुक जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट तो आप नहीं दे पाओगे लोगों को, तो इसलिए पैरामीटर्स 202 के अभी भी अप्लाई करेंगे। लेकिन लोगों की डिमांड्स को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है, और हम लोगों ने जहाँ पे बात कर सकते हैं वो ये की है कि 202 को जितना ग्राइंड हो सके, जितना इसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सके वो ज़रूर करना चाहिए। अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके इफ़ेक्ट को ग्राइंड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन नौकरियों की तादाद को कम नहीं करना है। देखें, नौकरियों की तादाद जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, और जितना बेनिफिट जो है वो लोगों को मिल सकता है जो 202 के अंडर अपॉइंट हुए या 202 के अंडर अपॉइंट हो रहे हैं, उनको बेनिफिट जितना ज़्यादा मिल सकता है, वो किस हद तक जाएगा उसके बारे में फैसला करने का जो हक है वो गवर्नमेंट का है, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे उसमें। SRO 202 को लेकर ये अटकलें भी लग रही हैं, और कुछ सरकारी अफसरों से जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि अमेंडमेंट्स तो हम इस SRO को अमेंड करने जा रहे हैं, और उसमें प्रोबेशन का पीरियड जो है वो 5 साल से कम करके 2 साल किया जाएगा। आप चूंकि सर्विस मैटर्स के जानकार भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या सिर्फ
प्रोबेशन का पीरियड एक प्रॉब्लम है उसमें, या आपको लीगली भी लगता है कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, प्रोबेशन अगर उसका 2 साल हो जाता है 5 साल से, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है वो ग्रीवेंस लोगों की एड्रेस हो जाती है। उसके बाद भी जो इंसेंटिव्स की बात है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और लेने की बात है, वो इश्यूज फिर भी रहेंगे, लेकिन उनको भी ग्रेजुअली जो है वो एड्रेस किया जाएगा। ये सोच के चलिए कि यूनियन टेरिटरी आने के बाद लोगों को एडिशनल बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए, और लोगों को एडिशनल बेनिफिट देंगे तो लोगों को लगेगा कि आर्टिकल 370 और 35 के ख़त्म होने के बाद जो हालात बने हैं वो रियासत के हक में बने हैं, रियासत के यूथ के हक में बने हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि ये सब करने के टाइम पे गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि नौकरियों की तादाद में कमी नहीं आए। जो हम कमिट कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ पे 70,000 नौकरियाँ होंगी, उससे जायद करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक चीज़ ये भी देखिए कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है उसके अपने इंटरनल रेवेन्यू रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, और ख़ासकर जब से मिलिटेंसी हुई तो उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेशन जितनी होनी चाहिए थी उससे काफ़ी हद तक जो है वो कम है। ये तो गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की सरवाइव कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर। आप सिक्योरिटी रिलेटेड फंड्स को भी आप इस्तेमाल जो है वो किसी और जगह कर लेते हो, उनकी जगह भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े कम हैं आपके पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैकेजेस जो है वो ज़्यादा बड़े करते जा रही है, लेकिन जितना पैकेज बढ़ता है उतना ही लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ भी तो बढ़ रहा है हर साल। और इसी तरह जो स्ट्रेन रेवेन्यू के ऊपर आ रहा है उसको मीट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा बड़ा पैकेज आए, इसकी भी कोशिश है, लेकिन अपने रिसोर्सेज के बीच में लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले उसकी भी कोशिश पूरी है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस सारे मसले का हल तभी होगा कि अगर स्टेट की अपनी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगी। वो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो तभी बढ़ेगी कि यहाँ पे टूरिज़्म जो हमारी बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, वो टूरिज़्म रिवाइव करे, यहाँ पे शांति की स्थापना हो, कश्मीर में पूरी की पूरी पीस हो, अमन के बाद जो टूरिज़्म यहाँ पे फिर दोबारा पनपे वैसे ही, और फिर उससे जो है वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आए, जिससे नौकरियाँ भी क्रिएट होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होंगे, सहूलतें भी जो है वो बेहतर जो है वो क्रिएट होंगी। सेठ साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि टूरिज़्म आना चाहिए, दोबारा SR 202 पे आना चाहूँगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ पोस्टें लेक्चरर्स की, डॉक्टर्स की सरकार ने तय किया कि इन्हें SR 202 के तहत जो है लगाया जाएगा, लेकिन वहीं पर जब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात आती है या जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज की बात आती है, उसमें जिन ऑफिसर्स को आपने लगाना है उन्हें आप SR 202 में नहीं लगाएंगे, उनकी रिक्रूटमेंट आप उन्हीं नॉर्म्स के तहत करेंगे जो नॉर्म्स उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इंसाफ नहीं है कि आप स्टूडेंट्स एक ही, मतलब आप मान लीजिए एक ही क्लास में जिन लोगों ने MA पॉलिटिकल साइंस किया है या MA सोशोलॉजी करके निकले हैं, एक टॉपर है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं आया, वो प्रोफेसर बन गया या वो लेक्चरर बन गया, लेकिन उससे नीचे जो रैंकर था वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आकर सारे बेनिफिट्स ले रहा है और इस बच्चे को सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि ये जो ड्यूप्लिसिटी और ये डबल स्टैंडर्ड्स जो रिक्रूटमेंट में रहे हैं इनको ख़त्म करने का वक्त है? नॉर्म्स रूल्स बिल्कुल अब सादे सीधे और सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। देखें, ये चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होंगी या पुलिस सर्विसेज हों या फॉरेस्ट की सर्विसेज हों या अकाउंट्स की सर्विसेज हों, बेसिकली ये सब गेजेटेड सर्विसेज के हिस्से हैं। और गेजेटेड सर्विसेज में लेक्चरर भी आता है, उसमें इंजीनियर्स भी आएंगे, उसमें डॉक्टर्स भी आएंगे और ऐसे बड़ी सर्विसेज आएंगी। गेजेटेड सर्विसेज के बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट करना, चाहे वो प्रोबेशन के पीरियड के लिए होगी या ग्रेड्स के लिए होगी, वो किसी भी हद में जो है वो लगता नहीं है जायज़ है। इसलिए अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट को एक ही रखनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, 202 लगाने की ज़रूरत है, तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड ही लगनी चाहिए। उसमें फिर जब आप एक्सेप्शंस निकालने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, इनका ढांचा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है सिविल सर्विसेज में जितने भी आएंगे, लेकिन जब आप एक्सेप्शन निकालने की कोशिश करते हैं, वो जस्टिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, जस्टिफिकेशन लोगों को अपील नहीं करेगी। लोगों के लिए जो है वो
वो गवर्नमेंट जो है वो उसको एक ही पैरामीटर बनाना चाहिए और जब सभी के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात का मैं आपको कहूँगा कि जो आपने कहा कि क्लास 4 की अपॉइंटमेंट में जो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है प्रोसीजर, देखिए अब इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिटन टेस्ट के जो है आ, उसमें कुछ डाउट्स ज़रूर क्रिएट हुए हैं। मैं कानून का थोड़ा जो जानकारी मुझे है उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने नया बनाया है जिसमें एडिशनल वेटेज जो है वो दी गई है, वो प्रॉबेबली लगता ये है कानून के हिसाब से वो नहीं हो सकती है। देखिए आप किसी को 5 नंबर एक्स्ट्रा इसलिए देना चाहते हो कि उसके घर में कोई मुलाजम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी जिसके घर में उसका फादर कोई माली लगा है, कहीं पे कोई पियन लगा है, क्लास 4 का एम्प्लॉई लगा है, उस बच्चे का अपना मेरिट होने के बावजूद भी उसको नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि दूसरा जो उससे कम मेरिट वाला है उसके घर में कोई मुलाजम नहीं है और उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर कोई विडो है तो उसको 5 नंबर आप एक्स्ट्रा दे। अब ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर इस तरह की वेटेज देना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, क्या सोच के लिया है ये बड़ा अपरेंट नहीं है। इसकी वजह से आने वाले दिनों के ऊपर रिएक्शन होगी। जो बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर जब लिस्टें आएंगी तो देखेंगे कि मेरिट वाला बच्चा जो है वो तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका मेरिट कम है वो सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको एडिशनल जो वेटेज मिल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी। क्योंकि और प्रॉब्लम ये होगी कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करके सिलेक्ट नहीं होंगे वो बाद में कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि कोर्ट कहेगी कि आप लोगों ने तो पार्टिसिपेट कर लिया इस क्राइटेरिया में, इसलिए आप दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते। तो ये कन्फ्यूजन जो गवर्नमेंट की साइड से क्रिएट हुआ है ये क्राइटेरिया बनाने से। बाकी क्राइटेरिया जो आपने बनाया है वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये एडिशनल, देखिए मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई लेडी है जो विडो है, 5 नंबर उसको विडो के हो गए, उसके घर में कोई मुलाजम भी नहीं है, 5 नंबर और हो गए, तो 10 नंबर और इसी तरह 20 नंबर एडिशनल क्राइटेरियाज के हैं, तो कोई आदमी उसको डिवीजन के मिल जाए। तो इस तरह 15 नंबर जिसको ज्यादा मिल जाएंगे तो उसका अपना मेरिट वो चाहे 10+2 जिसने की है, वो जो MA जिसने किया है वो उससे ऊपर चली जाएगी। तो ये डिस्पैरिटी जो क्रिएट की गई, गवर्नमेंट की सोच ये हो सकती है कि हर घर को नौकरी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट की ये सोच हो सकती है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको नौकरियां मिले, लेकिन नौकरियां इस ढंग से देना जो है कि आप क्राइटेरिया ही कानून के हिसाब से नहीं बनाओ, वो चीज़ गलत है। आप उनको एडिशनल बेनिफिट्स दे सकते हो, उनको बेहतर पढ़ाई दे सकते हो, बेहतर स्कॉलरशिप्स दे सकते हो, वैसी कुछ की जा सकती है। लेकिन ये एडिशनल वेटेज जो है ये इससे समाज में कोई अच्छा सिग्नल जाएगा मुझे लगता नहीं। 80 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। आपके 20 मार्क्स जो हैं वो आपके डिविजनल कैडर की जो पोस्टें होंगी उसकी रिक्रूटमेंट में आपके 20 मार्क्स जो हैं वो पहले इंटरव्यू के होते थे लेकिन अब क्राइटेरिया के हैं। इसी तरीके से आपके 75 मार्क्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के हैं और 25 मार्क्स आपने दे दिए क्राइटेरिया के। सेठ साहब आपसे ये समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी लाल किले से और साफ तौर पे ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की लड़ाई अगर है तो गुर्बत के साथ है, हमें गरीबी से लड़ना है। और उसी को देखते हुए बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया भी सरकार ने बनाया ताकि जो माली तौर पर कमज़ोर हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिले। आपसे सेठ साहब समझना चाहूँगा कि आपने जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन और रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 को अमेंड किया, उसमें आपने वो क्लॉज हटा दिए डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिवीजन कैडर से जिसमें लिखा हुआ था रेजिडेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंट ऑफ दैट डिवीजन। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने बैकडोर से 10 नंबर 5 नंबर देकर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर को जिंदा किया और आप जस्टिफाई ये कहकर कर रहे हैं कि जनाब इसमें प्रेफरेंस हम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में भी तो प्रेफरेंस ही दे रहे थे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि कानूनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो कानून नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन या डिवीजन वाइज सिलेक्शन नहीं होगी। क्राइटेरिया जो है वो स्टेट और हमारी केस में यूनियन टेरिटरी का क्राइटेरिया होगा। कानूनी प्रावधान तो वही है, लेकिन यहाँ पे लोगों की ये डिमांड है, ये लोगों की, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, आपस में
आपस आपस में जो है वो उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी एक दूसरे के ऊपर शायद उतना नहीं है, उसकी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल वजह रही हैं। यहाँ पे लोगों को लगता है कि जम्मू में जितनी नौकरियां लगेंगी वहाँ पे कश्मीर के लोग भी आ जाएंगे, लेकिन कश्मीर की नौकरियों पे तो जम्मू का कोई जाएगा नहीं हालात को देखते हुए। तो गवर्नमेंट की सोच ये लगती है कि आप लोकल एरियाज़ को एडिशनल वेटेज दे दो, ताकि जो जम्मू के बच्चे हैं या डिस्ट्रिक्ट कार्डर में अगर हो तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चा है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा देने का मतलब है कि आपने उसको एक हायर पोजीशन पे डाल दिया, ताकि वो कंपटीशन में कश्मीर वाले बच्चे से जो है वो 5 नंबर जो है वो आगे चलना शुरू हो जाएगा, ताकि वो नौकरियां जो हैं वो महदूद हो जाएं, जिस हद तक भी हो सके प्रैक्टिकली हो सके उसी डिस्ट्रिक्ट में या उसी डिवीजनल क्या में। लीगली टेनेबल है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या लीगली अगर इसको चैलेंज किया गया, क्या कोर्ट आपको लगता है कि आपकी इस बात से सहमत हो जाएगी कि ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के लिए आप 5-10 नंबर एक्स्ट्रा दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कार्डर में एक्स्ट्रा वेटेज देनी है लोकल कैंडिडेट्स को, वो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो आपने दूसरे एडिशनल मार्क्स की बात की, जैसे नौकरियां किसी के घर में नहीं है, विडो है वगैरह है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन लोकल रेजिडेंस के बेस के ऊपर ऐसे केसेस पहले हुए हैं जिसमें अपहोल्ड किया गया कि आप नौकरियां उनको रिजर्व नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा जो है वो अप्लाई करेगा, बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट का बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर में अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन लोकल डिस्ट्रिक्ट को कुछ एडवांटेज देना जो है वो शायद लीगली पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह के जजमेंट्स जो हैं वो कोर्ट से हैं कि जिसमें आप लोकल जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा एडिशनल वेटेज दे सकते हो। उसकी रिक्वायरमेंट मैंने जैसे आपको कहा कि वो इसलिए है क्योंकि अगर ये आप लोकल एडवांटेज नहीं देते हो मार्क्स की लोकल कैंडिडेट को, चाहे वो डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा, तो फिर वो जो एक्सचेंज ऑफ रिक्रूटमेंट होगी वो शायद लोगों को जो है वो उसके लिए अभी लोग तैयार नहीं हैं। अभी लोग जो है वो मेंटली, पॉलिटिकली, सोशली तैयार नहीं हैं अपने आप को इतना खोलने के लिए कि जम्मू में जो है वो कश्मीर का बच्चा आके नौकरी कर ले और कश्मीर की पोस्टों के ऊपर जम्मू, ये जब जम्मू के बच्चे जो है वो कश्मीर की नौकरियों पे जाएंगे तो ये डिस्पैरिटी उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर में जम्मू के बच्चों को जाके नौकरी करना पॉसिबिलिटी तभी होगी जब हालात नॉर्मल होंगे और पीस, अगर शांति की स्थापना होती है तो कोई बात नहीं है कि जम्मू का बच्चे कश्मीर में नौकरी क्यों नहीं करे। आज के दिन में जम्मू के बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी और रिलीजन से हो, उनका कश्मीर डिवीज़न में जाके नौकरी करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हालात ठीक नहीं होने की वजह से उनको अपनी जान का खतरा दिखता है। तो ये हालात ठीक होंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शांति की स्थापना हो जाए तो शायद उसके बाद आपको ये एडिशनल वेटेज डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर में भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। सेठ साहब, SRO 384 आता है, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट SRO 24 लेके आ जाता है। कंडीशंस वही हैं, सर्विस कंडीशंस वही हैं, रूल्स नॉर्म्स सब वही हैं। उसके बाद SRO 520 लाया जाता है। सरकार कहती है 60,000 के करीब कैजुअल डेली वेजर एडहॉक लोग लगे हुए हैं, आइए इनको रेगुलराइज करते हैं। जो ही वो रेगुलराइज करने का कदम उठाते हैं तो पता चलता है 1.25 लाख के करीब लोग हैं जिनको बैकडोर से लगाया गया है। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं। और मुझे उसमें याद है कि जो आपके हाई कोर्ट के जज हैं संजीव कुमार शुक्ला, जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला, उन्होंने एक जजमेंट में बाज़ाब्ता ये कहा है कि बैकडोर से जो आया है उसको बैकडोर से ही वापस कर दिया जाना चाहिए। आपने 99 दिन के लिए लोग लगाए और बाद में आप उनको रेगुलराइज करते चले गए। 1,25,000 के करीब लोग हैं, जिसमें NYC वॉलंटियर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स के वॉलंटियर्स हैं, जिनको वादा किया गया अब 1,25,000 हैं आपको रेगुलराइज करने हैं और आपने 488 किए हैं। दूसरी तरफ से एक SRO में आप निकालते हैं, उसका आपको तल्ख तजुर्बा होता है, आप दोबारा वही निकालते हैं। पहले आप कहते थे कि यहाँ तो ये तो सब राजनीतिक लोग करवाते हैं, हम तो करने के लिए तैयार नहीं। आज तो कोई भी नहीं है। एकेडमिक अरेंजमेंट आपने कॉलेजेस में बच्चे लगाए, वो आज कॉन्ट्रैक्चुअल बच्चे सड़कों के ऊपर हैं जी, हमारे साल से आपने हमें कॉलेज में बिठा के रखा है। आपसे समझना चाहूँगा, जो गलतियाँ तब हुई जब राजनीतिक लोग सब कुछ करा रहे थे, वही गलतियाँ आज भी हो रही हैं जब बाबू लोगों के हाथों में सब कुछ है। आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, क्या आप इसको अक्लमंदी मानते हैं कि आपने पीछे गलतियाँ की हैं, आप उनको दोबारा दोहरा रहे हैं? और तीसरा, 1,25,000 लोग जिन्हें SRO 520 के तहत रेगुलराइज होना था, 488 हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार उनको लेकर सीरियस
होना चाहिए उन्हें और जल्द से जल्द उस प्रोसेस को भी शुरू करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम जो है ये इसको अडाक कहेंगे, कंट्रेक्चुअल कहें, कंटिजेंट कहें, किसी भी नाम से कहें, ये जो नौकरियां बांटी गई हैं और ये जो अरेंजमेंट्स बांटे गए हैं, ये अगर आप पीछे जाएंगे तो 1994 में SRO 64 आई थी, जिसने ये कहा था कि जितने भी बंदे काम कर रहे हैं SRO 94 के आने के टाइम पे तो वो 7 साल जिनकी नौकरी हो गई है उनको रेगुलराइज करेंगे, जिनके 7 साल होंगे उनको रेगुलराइज वो हो जाएंगे। लेकिन उसमें ब्लैंकेट बैन था कि आज के बाद कोई भी डेली वेजर नहीं लगेगा, कोई कंटिजेंट पे नहीं लगेगा, कोई वर्क चार्ज नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा। 94 में कुछ नहीं होगा। 94 के बाद 94 में पहले जो लगे वो रेगुलराइज सारे हो गए, उनको तो रेगुलराइज कर दिया, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन के बाद भी क्या ये अरेंजमेंट रुका? नहीं। बावजूद इसके कि बैन था, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स 1994 के बाद इस सिस्टम में आई, उन गवर्नमेंट में सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं करूंगा, अगर पॉलिटिशियन 2 आदमियों को लगवाता है, मैं पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर पॉलिटिशियन ने 2 आदमी लगवाए ये एडाक बेसिस के ऊपर या डेली वेजर्स के ऊपर, तो जिस ब्यूरोक्रेट को या जिस ऑफिसर को उसने कहा लगवाने के लिए, उसने 2 को 20 बना दिया, 18 आपने लगा दिए। इसीलिए ये डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई। ना पॉलिटिशियन जस्टिफाइड है, ना वो ऑफिसर जस्टिफाइड है। बावजूद कानून के आपने लोगों को लगाना शुरू कर दिया, और आज हालात ये हैं कि 1994 के बाद जो लगे हुए हैं उनका नंबर जो है 1.25 लाख, जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ जो एम्प्लॉइज की है उसके बराबर जो है आपने एडाक और टेम्पररी एम्प्लॉइज जो है वो लगा के रखे हैं। इसी तरह नौकरियों के लिए फंड्स नहीं होने की वजह से रेगुलर नौकरियां नहीं निकलती। अब जैसे आपने कॉलेजेस चलाने हैं, तो रेगुलर नौकरी निकालने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है। फंड्स होंगे तो कार्डर क्रिएट करोगे, या कार्डर क्रिएट नहीं है, पोस्टें तो जितनी थी वो फिल होगी, नई पोस्टें क्रिएट नहीं हो रही, कार्डर तो नहीं बढ़ा, लेकिन लेक्चरर चाहिए आपको, टीचर चाहिए, कॉलेजेस खोल दिए, चलाने के लिए फंड्स है नहीं, तो इसलिए फिर उसमें जो है वो एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर कि आप 1 साल के लिए किसी बंदे को लगाओगे, तनख्वाह उसकी बड़ी कम होगी, और उसको कहा जाएगा कि आपको रेगुलराइज नहीं करना है। हमने लिखा, हर किसी में लिखा होता है कि आपको रेगुलराइज नहीं करना है, और अगले साल आपको कंटिन्यू करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। वो कंटिन्यू हुए अगले साल को, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। अब इन लोगों ने अप्लाई किया है जानते हुए कि वो कंट्रेक्चुअल के ऊपर है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे को रेगुलराइज नहीं होना है, बट दे कंटिन्यू। अब जब कंटिन्यू कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और कई केसेस में काफ़ी सालों से, तो यही आगे इनकी शादियां हो गई, फिर बच्चे हो गए। अब एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमको रेगुलराइज नहीं किया तो हम लोग तो वापस कहीं और कम्पीट भी नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम्पीट नहीं किया, जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगे थे तब भी उन्होंने कम्पीट किया होगा, नौकरियों के लिए नहीं हो पाए। अब इतनी, जैसे ये एक डिसीजन हुआ ये सोचते हुए कि तकरीबन 60,000 के करीब जो है वो एम्प्लॉय होगा जिसको बेनिफिट देना है, 60,000 के करीब। लेकिन जब लिस्टें बननी शुरू होती हैं तो वो 60,000 स्वेल होके ऑलमोस्ट डबल हो जाता है उससे। वो एम्प्लॉइज कहाँ से आते हैं? जो 60,000 जब लिस्टें बनी थी तो उसमें रिकॉर्ड में तो ये लोग नहीं थे, लेकिन ये लोग भी किसी के पास डॉक्यूमेंट, अब उसमें कितने जेन्युइन हैं, कितने इनजेन्युइन हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी काम किया भी नहीं होगा, उनको आज सर्टिफिकेट मिल रहे होंगे कि 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इतने लोगों को एडजस्ट कैसे किया जाए। 94 में भी जब डिसीजन हुआ था कि हम रेगुलराइज करेंगे, तब भी इतना बड़ा फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेन आया था एक्सचेकर के ऊपर कि उसको संभालने के लिए जो है वो काफ़ी फिर करनी पड़ी। आज आप यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सारी उम्मीद लगा के बैठे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना बड़ा पैसा आपको दे दे कि जिससे सारे के सारे रेगुलराइज हो जाएं, लेकिन इतने लोगों को रेगुलराइज करने के लिए फंड्स जितने चाहिए उतने फंड्स क्रिएट होना मुश्किल होगा। दूसरी बात कि काफ़ी इनमें से अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि रेगुलर जिनका जॉब नहीं होता, जैसे पीएचई में एक टर्न काक है, उसका काम है सुबह नलका खोलेगा और शाम को नलका को, पूरा दिन उसने कोई काम नहीं करना है। अब उसको आप रेगुलराइज करके रेगुलर ग्रेड में डाल दोगे तो देने के लिए काम कहाँ से आपके पास? अब बड़ी जगह तो ऐसी हैं कि जिसमें आपने डेली वेजर्स, एडाक, टेम्पररी, सीजनल रखे, लेकिन रेगुलर ड्यूटीज देने के लिए उनके पास काम भी नहीं है।
तो अगर आप इतने लोगों को पूरे के पूरे को रेगुलराइज करोगे तो इनको एडजस्ट कौन से ऑफिसेज में करेंगे? अब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की अब उतनी बड़ी भी नहीं है कि इसमें आपको 1.25 लाख या अभी 1.25 है, जब देने की बारी आएगी तो ये 1.25 जो है वो 1.5 लाख हो जाएगा या 2 लाख आ जाएगा, और नंबर कहीं से बीच में आएंगे और दूसरे से कहाँ पे एडजस्ट होंगे। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूँगा, राजनीति जो है वो लोगों के लिए होती है, और लोगों को जिसमें बेनिफिट मिल सकता है वो ज़रूर होना चाहिए। ये सब कहते हुए भी कि ये गलतियां हुई हैं, इनको अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए था, इलीगल है सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी काफ़ी सालों से एक आदमी जो शायद कहीं पे किसी ने डेली वेजर पियन लगा दिया होगा, हो सकता है उस टाइम पे कोई पॉलिटिशियन रिश्तेदारी निकाली हो, कोई ब्यूरोक्रेट किसी के पास हो, कुछ भी हो, लेकिन काम करते करते अब उसको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो इस स्टेज पे उसको कहना कि नहीं आपका कुछ बनता नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। आपसे बैलेंस तो बनाना है, हमारे को बैलेंस बनाना पड़ेगा कि ये जो जितने लोग हैं इनको भी बेनिफिट मिल जाए, लेकिन उस बेनिफिट देने के टाइम पे फाइनेंसेस कहाँ से आने हैं उसका भी हिसाब किताब लगा के गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सेठ साहब, क्या मुश्किल है एक वाइट पेपर इशू करना 1,25,000 लोगों को लेकर? उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बाज़ाब्ता नाम लिखे होंगे उन मंत्रियों के, उन लोगों के जिन लोगों ने उनको उनके नाम रिकमेंड किए, क्योंकि ये सब रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ है, इसमें से कोई भी मामला किसी कंपटीशन के थ्रू नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि एक वाइट पेपर इशू करने की ज़रूरत है? कम से कम पता तो चले कि ये लोग, इतने सारे लोग जो लगाए गए हैं, अब रेगुलराइज करना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि 20-20 साल से ये लोग लगे हुए हैं, 15-15 साल से लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये पता चलना चाहिए कि 370 की आड़ में, 35A की आड़ में और बाकी स्पेशल स्टेटस की आड़ में सिर्फ और सिर्फ नौकरियां बांटने का धंधा इस स्टेट में हुआ है, और उसी धंधे की वजह है कि आपकी प्रॉपर्टी जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, आप दिल्ली में भी हैं, आपने बाहर जाकर दुबई में भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई है। क्या आपको नहीं लगता इसकी ज़रूरत है? और आपकी सरकार आखिरकार इसमें क्यों घबरा रही है? तो बहुत आसान काम है। देखिए, आप जो कहते हैं ये जेन्युइन बात हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जिस आदमी ने लगवाया होगा, रिकमेंडेशन की होगी, वो हार्डली 10% केसेस या 5% केसेस होंगे कि जिसमें इन राइटिंग होगा। ये ओरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लगवाने वाला जो है वो सामने नहीं आता है। जिसने ऑर्डर किया होगा डेली वेजर का, वो हो सकता है कोई एक्सीएन होगा, एई होगा, जेई होगा, और उसका कहीं से पीछे रिकॉर्ड ट्रेस नहीं। जो लगवाने हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं। जो पॉलिटिशियन होगा वो इतना होशियार होगा कि उसने अपना लिख के तो कहीं दिया नहीं होगा। जो हायर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो भी कहीं अपना नहीं लिख के नहीं देते हैं। तो वाइट पेपर अगर आप निकालेंगे, निकल जाए, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है। वाइट पेपर अगर निकलेगा तो जिन ऑफिसर्स के साइन हैं, जिन्होंने अपॉइंट किए हैं, उनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। जो करवाने वाले हैं उनके नाम जो है वो सामने नहीं आने वाले। आखिर में सेठ साहब आपसे कि टोल प्लाजा को लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष का मजाक उड़ रहा है। मजाक ही नहीं उड़ रहा, बल्कि जितने भी बच्चे हमारे जम्मू में हैं इस वक्त, जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं और बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़े वो कहते हैं ना, बड़े तमीज़ से और बड़े लबो लहजे के साथ उन बच्चों ने वीडियोस बनाई हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके घर में बिजली भी चली जाए तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं, और ऐसी बातें इंटरव्यूज़ में करते हैं जो शायद प्रदेश अध्यक्ष को नहीं करनी चाहिए, जो उन वीडियो से निकल के सामने आ रहा है। एक तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है? क्योंकि आने वाले समय में जब भी कभी चुनाव होंगे तो ये सारे मुद्दे लोगों के जहनों में हैं। इसका हम जिस तरीके से वीडियोस बन रही, वही बच्चे जो फेसबुक के ऊपर आपके बहुत बड़े समर्थक थे, आज वही कह रहे हैं कि जी ये देखिए, और वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी का किसी भी क्वेरी को, किसी भी क्वेश्चन को डील करने का अपना तरीका होता है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो एक्टिव हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, रिएक्टिव हैं, वो सिचुएशन को अवॉइड नहीं करते। और नॉर्मली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, पॉलिटिशियन हो गए या बाकी लोग भी हो गए, वो मीडिया के ऊपर जब आते हैं तो वो अपना मुखौटा जो है एक चेहरे के ऊपर पहन लेते हैं। वो अंदर से दिल की बात जो है उनकी निकलती नहीं। वो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वही होते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो उनको अपने को अनईजी नहीं करे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो शायद बेबाकी से बात जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। जो उनके दिल में होता है वो सामने आ जाता है। अगर गुस्सा है कहीं पे तो गुस्सा भी सामने आएगा। अगर कहीं पे उनको हताशा है तो वो भी, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो हताशा भी सामने आती है। जब टोल प्लाज़ा की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे जम्मू कश्मीर, उस टाइम तो रियासत थी, तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते बड़ा आसान था अवॉइड करना, ये कहना कि टोल प्लाज़ा, क्योंकि आप जब नेशनल हाईवे आप चाहते हो कि बड़े नेशनल हाईवे बने और अच्छे नेशनल हाईवे बने, तो नेशनल हाईवे बनाने के लिए जो है वो टोल प्लाज़ा तो लगेंगे। उसी के पैसे से जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नेशनल हाईवे चलता है। गुरुग्राम में आप गए तो गुरुग्राम में इतना बड़ा टोल प्लाज़ा होता था, अब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि टोल प्लाज़ा जो लगते हैं उनका एक पीरियड मखसूस होता है और उसी में नेशनल हाईवे बनता है। लेकिन रविंद्र रैना जी ने इसको अवॉइड करने की बजाय ये कह के कि नेशनल हाईवे जो है वो चल रहा है, आप जम्मू से आप उधमपुर जाते हैं तो, और जब नेशनल हाईवे नहीं बना था तब जाते हैं तो हालात देखिए, अब आप जाते हैं तो आपको खुद भी मज़ा आता है कि नेशनल हाईवे पे, वो ये कहने की बजाय कि नेशनल हाईवे है तो टोल प्ले होगा, दिल से बात की, बेबाकी से साफ बात की और कहा कि ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे, टोल प्लाज़ा जो है ये नहीं होगा, क्योंकि लोगों को तकलीफ है। अब टोल प्लाज़ा के लिए और जेन्युइनली उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी। आदरणीय गडकरी जी, मंत्री जी जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनको रविंद्र रैना जी ने चिट्ठी भी लिखी। जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, चाहे वो टोल प्लाज़ा का इशू होगा, अगर वो 4G का इशू होगा, यहाँ पे डोमिसाइल्स के लिए नौकरियाँ रिज़र्व करने की बात होगी, तो ऐसी सिचुएशंस जिसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो हैं वो अवॉइड कर देते हैं। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई अध्यक्ष मुझे बता दीजिए पिछले इस अरसे में कि जिसने कोई स्टेटमेंट इस तरह की दी हो। लेकिन ये क्योंकि उठे हैं ज़मीन से, ज़मीनी स्तर के जो हैं वर्कर से उठे हैं, संघ के साथ कनेक्टेड रहे, बैकग्राउंड वैसी है कि सिचुएशन को अवॉइड करना शायद रैना साहब को नहीं आता है, और दिल की बात जो होती है वही ज़ुबान पे आ जाती है। अब दिल की बात जब ज़ुबान पे आएगी तो तकलीफ़ तो काफ़ी लोगों को होती है। अब अगर आप उन पे तनकीद करना चाहते हो, अगर सिर्फ इंटेंशन ये है कि उनको क्रिटिसाइज़ करना है, तो वो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो ये कहने के ऊपर कि आपने कह दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं, लेकिन बंदे ने एक्शन तो की, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और इस तरह से अगर कोई आदमी दिल से काम कर रहा है, जेन्युइनली काम कर रहा है, और फिर उसके ऊपर मजाक बने और मजाक में वीडियोस निकलें, तो मुझे लगता है कि ये मीडिया में भी एक थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है वो प्रिंसिपल तो होने चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो होना ही चाहिए, इसी तरह मीडिया में भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। आप तनकीद करिए, मीडिया का तो ये काम है क्रिटिसाइज़ करना। अब मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल मेरा भी कोई ऐसा ही मजाक में इंटरव्यू बना देगा, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ अगर वो डिफेमेशन नहीं हो। सेठ साहब, मैं आपसे खुद ही अपने ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कि एक आदमी जो जेन्युइन काम कर रहा है, जो कोशिश करता है कि लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, अगर आप इस तरह के मजाक के वीडियो उसके ऊपर बनाओगे, आप उसको भी वैसे ही शल में डाल दोगे जैसे कि बाकी पार्टियों के प्रेसिडेंट जो है वो शल में घुसे हुए। एक चीज़ और सेठ साहब आपसे जानना चाहूँगा, बिल्कुल आखिर में, मैं जानता हूँ आपके पास समय नहीं है। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, टोल प्लाज़ाओं की से दिक्कत क्या है? जो लोगों से हमारी बात हुई, कारोबारियों से बात हुई, पर्यटन जम्मू कश्मीर में नाममात्र है, असल में यहाँ यात्राएं हैं। आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं, आप बाबा बर्फानी की यात्रा पर आते हैं, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर आते हैं, आप शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको अगर डोडा जाना है तो डोडा भद्रवाह के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ भी आप यात्रा के लिए जाएंगे। आप इधर किश्तवाड़ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी आप यात्रा के लिए जाएंगे, रजौरी ज़ियारत पे जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है यात्रु जम्मू कश्मीर में आता है, और सिर्फ श्रद्धा के चलते पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। एक नंबर 2, इन टोल प्लाज़ाओं से मैक्सिमम जो गाड़ी चलती है वो डिफेंस की है, आर्मी की है, पुलिस की है, क्योंकि आप बॉर्डर स्टेट हैं, और बॉर्डर स्टेट में जाहिर सी बात है आपको परेशानी 24/7 है। उसके चलते सिर्फ उनकी गाड़ियाँ नहीं, बल्कि उसके बाद जो राशन उनके लिए जा रहा है, जो उनकी कैंटीन का सामान जा रहा है, वो सब है। अब अगर इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नज़र ये आएगा कि हमारे पास तो पर्यटन नहीं है, और जिस रफ्तार से आप जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे बनाने लगे हैं, और जिस स्पीड पर इस वक्त रेल के ऊपर काम हो रहा है, 2022 तक ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होते हैं, तो सेठी साहब, आम जम्मू का नागरिक भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछेगा कि
अब बताइए हम टोल कैसे दें? सब कुछ तो नेशनल हाईवे बन गया, ट्रेन कश्मीर चली गई, अब बताइए हम टोल कैसे दें? और आज आप कैसे इस टोल को जस्टिफाई करेंगे? मैं भी सुनना चाहता हूं कि अगर यात्राएं ही हैं, पर्यटन कहीं है नहीं, तो फिर आप टोल को कैसे जस्टिफाई कर सकते? देखिए, टोल मैं आपको सिर्फ जो जो जेन्युइन बात है वही कहूँगा कि टोल लगाए बगैर नेशनल हाईवे का निर्माण नहीं होगा। जिस स्पीड के साथ नेशनल हाईवे का निर्माण पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, वो इसीलिए पॉसिबिलिटी हो पाई है कि हर जगह पे जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो एक्ट के हिसाब से मेंशन्ड है, उस पे टोल लगे हैं। टोल प्लाजा के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है, वही पैसा नेशनल हाईवे के निर्माण में और उसके रख रखाव में इस्तेमाल होता है। ये जेन्युइन बात है कि अभी खासकर ये लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना के बाद जो है लोगों के पास पैसे की कमी आई है, और ये भी इस पे भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि इतने मुश्किल टाइम के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़ के खुद ही पैसा दिया है पीएम रिलीफ फंड में। लेकिन अगर आप इस पीरियड में ये टोल प्लाजाज को बंद कर दोगे, तो इसका मतलब है कि नेशनल हाईवे जो आगे बढ़ रहा है, बन रहा है, जैसे उधमपुर से आगे नेशनल हाईवे जो है, अब चनैनी से आगे इसके टनल के आगे का नेशनल हाईवे जो बन रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा ज़रूरी है वो पैसा रुक जाएगा। अगर आप नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स को बंद करना चाहते हो तो टोल प्लाजा भी बंद कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, तो फिर हमारे को टोल जो है उसमें देने में इतराज़ नहीं होना चाहिए। कितना पैसा जो है वो टोल के ऊपर एक बंदा देता होगा। ये ज़्यादा टोल जो है कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आता है, प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर कम है। सिर्फ एक बात और कहूँगा, जम्मू से पुंछ आप ट्रेवल करते हैं, सड़क की हालत क्या है? बुरी हालत में है सड़क। इतने सदियां हो गई जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर बात सुनते थे, बात कभी हुई नहीं। अब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब जम्मू से लेके पुंछ तक जब नेशनल हाईवे बनेगा और कितना पैसा उसमें इस्तेमाल होगा। अब ये नेशनल हाईवे जो नए बन रहे हैं ये वैसे नहीं है जैसे पहले होते थे। इसमें तो सड़कें जो है, ग्रेडियंट जो है वो स्ट्रेट है, पहाड़ियाँ तक काटनी पड़ती हैं। उधमपुर जाते टाइम हमने कितनी पहाड़ियाँ, पुंछ तक भी यही होगा। अब जम्मू पुंछ अगर नेशनल हाईवे को एक्सटेंड किया जाता है और 4 लेन या 6 लेन जो है नेशनल हाईवे वहाँ पे बन रहा है, जिसके ऊपर ब्रिजेस भी होंगे, जिसके ऊपर फ्लाईओवर्स भी होंगे, तो फिर जेन्युइन चीज़ है कि वहाँ पे टोल प्लाजा भी होगा। क्योंकि टोल प्लाजा अगर नहीं होगा तो फिर पैसा नहीं आएगा। टोल प्लाजा में पैसा सिर्फ आपके टोल की वजह से नहीं आता है, उसमें जो बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे अभी ये ये नेशनल हाईवे बन रहा है, अब उसमें रास्ते में रेस्टोरेंट्स होंगे, उन रेस्टोरेंट्स को रेंट आउट किया जाएगा, उसका पैसा भी जो है वो आता है। ये सारे का सारा पैसा जितना आता है टोल प्लाजा से होगा, या नेशनल हाईवे के ऊपर बिजनेस जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी से नेशनल हाईवे बनते हैं। लेकिन क्या सेठ साहब, तकलीफ है, लोगों को तकलीफ हो सकती है नेशनल हाईवे। लेकिन सेठ साहब, क्या ये मुमकिन नहीं है कि गुजरात की तर्ज पर, महाराष्ट्र की तर्ज पर जो लोकल यहाँ पर जो LMVs हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, या जो बाकी लोकल गाड़ियाँ हैं जिनके लोकल नंबर हैं, जो गुजरात में हो एक्सपेरिमेंट है, राजस्थान में भी यही हुआ है कि जो लोकल गाड़ी है उसके ऊपर टोल नहीं लगता, लेकिन जो गाड़ी बाहर से आ रही है टोल उसके ऊपर लग रहा है। क्या इस तरह की कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से केंद्र में जाएगी, या ऐसी कोई बात आप उठाने वाले? टोल प्लाजा के कुछ मखसूस जो एरिया होता है जहाँ पे टोल होता है, उसका मखसूस जो एरिया है, को 20 किलोमीटर के करीब का एरिया जो है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से प्रावधान होता है। उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, उनको नॉर्मल चार्जेस जो है वो नहीं देने होते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि टोल प्लाजा, अगर सपोज आज टोल प्लाजा जो है वो बन में लगा है, तो अगर बन वाले को ही नॉर्मल टोल देना पड़ जाए तो उसके लिए तो दिन में 50 बार उसने इधर जाना है या उधर आना है, तो उसको मुश्किल होगी। तो इसलिए उस एरियाज़ को जो है वो इसको रिलैक्स्ड किया जाता है ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो जहाँ पे टोल लग रहा है। टोल देने में लोगों को तकलीफ होती है। देखिए, जैसे आज के दिन में तेल के दाम जो है पूरी की पूरी दुनिया में गिर गए, और हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ गए। हालांकि गिरने चाहिए थे, जेन्युइन बात है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का दाम जो है गिर गया है, तो हिंदुस्तान में, क्योंकि ऑयल की प्राइस जो है वो लिंक्ड होती है इंटरनेशनल मार्केट, हमेशा से यही होता रहा है, गिरा दाम तो यहाँ पे भी गिरा, बढ़ा तो यहाँ पे भी बढ़ा। लेकिन आज के दिन में इकानमी की पोजीशन ये है, आप समझिए कि 10% GDP का गवर्नमेंट जो है वो कोरोना की लड़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प दे रही, 20 लाख करोड़।
20 लाख करोड़ रुपए देने का मतलब खाली 20 लाख करोड़ नहीं है, क्योंकि इसी पीरियड में जो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ टैक्सेस का, वो भी तकरीबन जो है 30-40 लाख करोड़ जो हो गया, तो टोटल 60 लाख करोड़। और आने वाले टाइम पे इसका इफेक्ट कितना होगा, आगे ये खत्म तो नहीं हो रहा है। तो ये सोच के चलिए कि अगर गवर्नमेंट को तकरीबन 80-90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। अब उस पैसे को कवर अप, पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए अगर गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाती है, और इन दिनों में जबकि पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो कम हो जाएगी लॉकडाउन के चलते हुए, अब लॉकडाउन खुला है, आज से अनलॉक जो है शुरू हुआ है, पेट्रोल और डीजल के जो खपत है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लोगों की अभी भी मूवमेंट जो है वो कम ही होगी। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है जैसे दाम बढ़े तेल के, तो वो शायद गवर्नमेंट को उतना भी रेवेन्यू नहीं दे पाए जो लॉकडाउन से पहले जो है वो गवर्नमेंट इकट्ठा करती थी कम दामों के साथ। तो ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी और लोगों के वेलफेयर के लिए भी पैसे की दरकार होती है। वो पैसा जो है वो टैक्सेस से आएगा या टोल से आएगा या इस तरह से चीज़ों से आएगा, वरना कहाँ जस्टिफाइड है। देखिए कहाँ से जस्टिफिकेशन थी कि शराब के ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, कि गवर्नमेंट जो है वो शराब के पैसों के ऊपर चलेगी। लेकिन हालात ऐसे हैं कंट्री के कि अगर आप टैक्सेस नहीं बढ़ाते हो तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। पब्लिक को एक सोच तो बदलनी चाहिए। आप फैसिलिटीज भी चाहते हैं और पैसा भी नहीं देना चाहते, तो ये दो चीजें इकट्ठी कैसे चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्चना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा रिक्रूटमेंट पर भी आपने इनकी बात सुन ही ली। दीजिए इजाज़त, आदाब।